इस वीडियो में मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ के इतिहास। और ये है मेन किला, और मेन किला के बाद एक तालाब है जिसे रानी का तालाब भी कहते हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाइए, ये है, दिखने में तो ये किसी राज दरबार जैसा लग रहा है। ये है नवरत्नगढ़। सभी को जोहार। मैं दीपक स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है आइडियोलॉजिकल ट्रैवल बाय दीपक। ये चैनल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया हुआ था कि ये चैनल झारखंड के पर्यटन के ऊपर होगा, तो आज उसी कड़ी में आज मैं आया हुआ हूँ झारखंड के सबसे खूबसूरत ज़िले में से एक गुमला ज़िला। और गुमला ज़िला का एक प्रखंड है। वैसे तो गुमला ज़िला में 12 प्रखंड है, 12 प्रखंडों में से एक प्रखंड है सिसई प्रखंड में आया हुआ हूँ। यहाँ पे झारखंड का एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो यहाँ पे पाया जाता है। वैसे झारखंड इतिहास के मामले में बहुत ही गौरवशाली रहा है, बट खास करके गुमला ज़िला को अगर बोला जाए तो गुमला ज़िला मोन्यूमेंट्स के मामले में या फिर इतिहास के मामले में यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को इतिहास के बारे में यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो आज उसी कड़ी में मैं आया हुआ हूँ गुमला ज़िला के सिसई प्रखंड में। यहाँ पे एक मोन्यूमेंट है जो कि हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको। इसका नाम है नवरत्नगढ़। ये नवरत्नगढ़ के नाम से बहुत ही फेमस है। ये नवरत्नगढ़ पूरे झारखंड में फेमस है, और ख़ासकर कि दक्षिणी छोटा नागपुर मतलब कि रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, ये सभी ज़िलों से खास करके यहाँ के लोग आते हैं। ये स्थानीय पड़ता है, यहाँ नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ के ज़्यादातर लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए आपको 12 महीना में से कोई भी किसी भी महीना में आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ठंडे के दिन में आए या फिर बरसात के दिन में आए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ की एक ख़ास बात यही है कि आप यहाँ पे 12 महीने आ सकते हैं। अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं इतनी गर्मी में भी। वीडियो में जैसे कि देख सकते हैं, जो आपके सामने जो ये किला है, ये मोन्यूमेंट है, ये एक्चुअल में था, जैसा कि इतिहास में मैंने पढ़ा हुआ है, जो किताबों में मैंने पढ़ा हुआ है, ये एक्चुअल में 9 तल्ला बिल्डिंग था, 9th फ्लोर तक का था। यहाँ युद्ध होने के कारण और भी जैसा कि ये 9 तल्ला का फ्लोर हुआ करता था, बट आज के डेट में ये 4th ही है, 4 है। हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये और भी नीचे दबा हुआ होगा, या फिर अभी तक इसको फाउंड नहीं किया गया है। यहाँ का मैं इतिहास में बताते चलूँ कि यहाँ का इतिहास है क्या, ये नवरत्नगढ़ इतना फेमस क्यों है, और यहाँ पे लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे क्यों आते हैं। आज से लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास हमारे यहाँ नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। उनमें से एक राजा थे दुर्जन साल बोलिए या फिर दुर्जन शाह बोलिए। वो एक राजा हुआ करते थे। उस समकालीन उनके समय पर मुग़लों का शासक हुआ करता था। मुग़ल शासक में से एक जहांगीर के टाइम का बात है। जहांगीर के समय में झारखंड पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, तो यहाँ पे झारखंड में दुर्जन साल अपना राज कर रहे थे। तो उसी दौरान यहाँ पे जहांगीर से उनकी मुठभेड़ भी होती है और उनको कैद भी किया जाता है। मैं नवरत्नगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नवरत्नगढ़ में उनको कैद नहीं किया जाता है। उनका पहले राजधानी था खुखरा में उनको कैद किया जाता है। खुखरा इनका पहले राजधानी हुआ करता था। नवरत्नगढ़ से पहले दुर्जन साल का जो राजधानी हुआ करता था वो था आपका खुखरा। तो खुखरा में
जहांगीर ने उनको कैद किया था। कैद करने के बाद जब वो लेकर के गए अपने जहाँ पे जेल, ग्वालियर की जेल पे उनको लेकर गया गया और बंदी वहीं पे बनाया गया। दुर्जन साल या दुर्जन शाह दोनों नाम से मशहूर है वो, तो दुर्जन साल ही बोलिए उनको। तो दुर्जन साल हीरो के मामले में उनका हीरो की परख, हीरा की परख उनको बहुत अच्छी खासी थी और इसी से खुश होकर जहांगीर उनको रिहा करते हैं 1627, मतलब 1627 में उनको रिहा किया जाता है ग्वालियर जेल से। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने खोखरा छोड़ करके उन्होंने अपना जो राजधानी जो शिफ्ट किया था दुर्जन साल ने, वो था आपका नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ को आप दोईसागढ़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोईसागढ़ के नाम से ही, मतलब जब शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे तो उन्होंने इसका नाम दोईसागढ़ ही रखा था। आज की डेट में ये नवरत्नगढ़ बहुत ही फेमस है, नवरत्नगढ़। और ये दिखने में इतना खूबसूरत है, आपको हर चीज़ में यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक मॉन्यूमेंट जो पहले के राजाओं ने बनाया हुआ है वो कितनी डिटेलिंग में वो बनाते थे कि हर जगह से, अगर मैं बात करूँ कि घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे हैं उनको दूर से देखना हो, तो यहाँ पे वो चीज़ भी है जो कि आप लोगों को दिखाएंगे हम। यहाँ पे हर चीज़ एक अलग अलग है। जो मेन जो किला है वो 9 तल्ला का किला था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वो 9 तल्ला, आज के डेट में 4 तल्ला ही बचा हुआ है और बाकी जो तल्ला है वो नीचे दबा हुआ है, या फिर ऊपर में युद्ध भी हुआ होगा कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ भी युद्ध छिड़ी होगी। तो यहाँ से भी एक इतिहास में हम लोग को मिलता है कि यहाँ से भी नागवंशी राजा ने अपना राजधानी को शिफ्ट किया था कहीं और। तो जब उनको छोड़ा गया तो दुर्जन साल या दुर्जन शाह, इतिहास में हमें दुर्जन साल ही बोला जाता है, बट कहीं कहीं आपको दुर्जन शाह भी मिल जाएंगे लिखे हुए, उनका प्रमाण है। और दुर्जन साल ने फिर खोखरा छोड़ करके, खोखरा पहले राजधानी हुआ करती थी इनकी नागवंशी राजाओं की, वो हटा करके वो शिफ्ट किए थे दोईसागढ़ में। ये नवरत्नगढ़ के नाम से भले ही मशहूर हो, लेकिन नवरत्नगढ़ के साथ साथ इस गढ़ को बोला जाता है दोईसागढ़। दोईसागढ़ में अपनी राजधानी को उन्होंने शिफ्ट किया था। ये 16वीं शताब्दी का ही बात है, मतलब कि ताजमहल बनने से पहले की ये बात है, ठीक है। क्योंकि अकबर के बेटे थे जहांगीर, तो जहांगीर के समय पे था ये चीज़। और यहाँ पे आपको जब भी आप आइएगा, रांची से करीब 70 किलोमीटर के आसपास की जगह है कि सिसई नाम है यहाँ का। सिसई प्रखंड के अंतर्गत ही ये नवरत्नगढ़ आता है। बहुत ही आसान है आना। आप रांची से आ रहे हैं तो वाया कटहल मोड़ होते हुए बस से आप आएँ, या फिर खुद की अपनी व्हीकल है तो व्हीकल से आप आ सकते हैं। सिसई पहुंचने के बाद ही सिसई मेन चौक पर ही यहाँ के बारे में बोर्ड लगा हुआ है, ताकि आप सभी देख सकें। जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ये संरक्षित है, ठीक है। मतलब कि एएसआई अंतर्गत ये संरक्षित है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका एक कानून है कि जितने भी मोन्यूमेंट हैं या फिर उनके जो रिमेन्स पार्ट हैं जो बचे हुए हैं, अगर उसे छेड़छाड़ करते हैं या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी होता है, तो आप पर एक दंडनीय अपराध के तौर पर आपको सज़ा भी मिल सकती है, और उसमें 2 साल का सज़ा भी है। जो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, 1958 एक्ट के तहत इस चीज़ को लागू किया गया है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि ये सभी जगह आपके इतिहास को बताती है, तो इन सभी जगहों को जितना हम लोग संरक्षित कर सकें, जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, उतना अच्छा है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि जब आप आएंगे यहाँ पे, तो आपको हर तरीके से, सिर्फ घूमने ही मत आइए, घूमने आएँ तो ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ से सीख करके जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। जब दुर्जन साल को जहांगीर ने जब छोड़ा, खोखरा से जब इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया राजधानी, आप यहाँ पे आएंगे तो एक यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन देखिएगा। ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन आपका ऐसा है कि चारों साइड से पत्थर है, चारों साइड से पत्थर है। जिधर से एंट्रांस है, जिधर से आप प्रवेश करेंगे, उधर साइड पर जंगल है,
जंगल एरिया हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में भी कुछ ना तो कुछ वो पार्ट है, जंगल के पार्ट है। तो एक तरफ जंगल के पार्ट और तीनों साइड से, या इनफैक्ट मैं बोलूँ तो चारों साइड से ही जो एलिवेशन है, एलिवेशन थोड़ी सी ऊंचाई पर ना पत्थर है, पत्थरों का एक भरमार है, जो पहाड़ है, पहाड़ इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पत्थर से पत्थर जुड़ 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 के बहुत ऊंचे ये एलिवेशन बनाते हैं। अब उसके बीच में ये ना ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये पहाड़ हो गया और ये ऐसे। तो यहाँ पे ना आपके महल है, मंदिर है, तालाब हैं, हर चीज़ है यहीं पर। कहने का मतलब ये है कि एक तो नागवंशी राजाओं को अपना झारखंड में राज तो करना ही था, लोग उनसे प्रेम भी करते थे, और ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नागवंशी स्थापित जब हुए यहाँ पे, तो मुंडा राजा जितने भी थे उनका मदद किए थे। तो मुंडाओं के प्रति इनका बहुत ही अच्छा खासा एक स्नेह है। तो ये भी हमको सीखने को मिलता है कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो एक एलिवेशन देखिएगा कि यहाँ ये जो महल है किस तरीके से छुपा हुआ है कि लोगों को दिखे ही ना, ठीक है। अगर आप दूर से आ भी रहे होंगे तो दूर से, अब ऐसा है कि अब जंगल की मात्रा बहुत कम है और दूर से ही ये आपको महल दिखती है, हल्का फुल्का दिखती है। जो एलिवेशन सबसे ज़्यादा ऊपर जो पॉइंट है जहाँ से सैनिक लोग जो देखते थे दूसरे कोई को कि कहाँ से कौन दुश्मन आ रहा है, ये सब वो सभी आपको दूर से दिख जाएंगे। यहाँ पे नवरत्नगढ़ को अभी भी ये खोजा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अभी भी कार्य कर रही है। क्योंकि अभी जस्ट 6-7 महीना पहले एक खबर आई कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर एक छुपा हुआ महल मिला, ठीक है, जो कि मैं पिछले साल आया हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आज के डेट में यहाँ पे दिख रहा है। मैं वो चीज़ों को दिखाऊंगा आपको कि कौन सी महल को ढूंढी गई है जो कि ज़मीन के अंदर दबी हुई थी। मैं बताऊंगा कौन सी महल थी वो। यहाँ पे आएंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि एक राज दरबार भी मिलेगा जहाँ पे दरबार लगता था। वो अब आप उसको कैसे पहचानेंगे? अगर आप कोई फिल्मों के शौकीन हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई इतिहास आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, तो एक डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में, पहले जब राजा महाराजा, जो हमारे इतिहास जो है उस समय मंदिरों की बात करूं तो हमारे उत्तर भारत में और दक्षिणी भारत में मंदिरों की जो शैली हुआ करती थी वो शैली अलग अलग थी। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो जिसे बोला जाता है नगर शैली, और यहाँ दक्षिण भारत की बात करूँ तो द्रविड़ियन शैली जिनको बोला जाता है। तो वहाँ से पहचान में आ जाता है कि हाँ ये कौन सी शैली की मंदिरें हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे फुल फ्लेज जिसको बोलते हैं ना कि पूरी तरीके से महल बनी हुई है या फिर मंदिर बने हुए हैं, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे ना अवशेष पाए हैं। अवशेष इस तरीके से हैं कि अवशेष आपको 30-40% तक अवशेष दिखते हैं, जहाँ कि आप पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी। यहाँ पे राज दरबार भी है, रानी का तालाब भी है, रानी का तालाब के नाम से मशहूर है, जो कि आज के डेट में भी वो पानी है, वो सूखा नहीं है। यहाँ पे दुर्गा मंदिर भी है, काली मंदिर भी है, और बौद्ध मंदिर जैसा यहाँ पे एक टच भी मिलता है, ताकि ये हम लोगों को पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में इस रीजन में या फिर उन राजाओं पर भी वो असर थी, हमारे बौद्ध धर्म की महानता उन पर भी थी। यहाँ पे बौद्ध मंदिर के भी अवशेष आपको मिलेंगे। ज़्यादा बोर ना करते हुए आपको मैं अब शेयर कराने जा रहा हूँ। इसको बारीकी से समझिए, बारीकी से देखिए, और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। चलिए सैर पे चलते हैं। यहाँ का मेन महल ये है,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो अवशेष है वो नीचे दबा हुआ है और ये बस इतना ही है, 4th फ्लोर तक ही है। और ये है आपका चारों साइड से वो जो दिख रहा है वो आपका एलिवेशन पॉइंट है, मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा। और ये है रानी का तालाब, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये रानी का तालाब है। रानी के तालाब के जस्ट पीछे राज दरबार है और उसके बगल में आपको मंदिर दिख रहा होगा। मैं वो हर चीज़ में दिखाऊंगा आपको। ये है, देखने में तो ये किसी राज दरबार जैसा लग रहा है और ये हो भी सकता है राज दरबार, क्योंकि इसकी बनावट या फिर डिज़ाइन ये वैसे ही है जैसे कि हम लोगों को दिखाई जाती है फिल्मों में, चलचित्रों में, और उसी से हम लोग फिर समझते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। आप इसको बेहतर इस तरीके से देख सकते हैं। कि ये इधर से ये पूरा का पूरा बाउंड्री है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये हो सकता है कि ये राज दरबार हो सकता है, जहाँ पे दरबार लगता होगा। ठीक इसके इधर आ जाइएगा तो इसके बाद एक मंदिर है। मंदिर की जो शैली है वो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये नागर शैली से बनी हुई है, जिसे नगरम शैली बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी यहाँ पे ASI कार्यरत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी कार्यरत है। तो ये एक ऐसा जगह पे है, ऐसा जगह मिला मुझे जो कि अभी इसकी खुदाई चली रही है। जैसा कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे सभी औजार मौजूद हैं और ये दिखने में वैसे समझ तो नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, क्योंकि अगर इसका पुराना अवशेष देखा जाए तो ये बस इतना ही तक था ये, और अभी इतनी खुदाई कर दी जा चुकी है और भी इसके नीचे जा रहा है। अब मैं इसका एक सीढ़ी जिधर से मैं आया मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है, इतनी पतली सी रास्ता है ना, ये इतनी पतली सी रास्ता है और इसके अगर देखा जाए तो यहाँ भी खिड़की है, वहाँ भी है, उधर से भी आने का दरवाज़ा है और एक सीढ़ी वहाँ भी दिख रही है। तो ये आखिर क्या हो सकता है? तो ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में स्विमिंग पूल हमें दिखते थे, बट ये स्विमिंग पूल जैसा है नहीं। यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड है वो उन्होंने बताया कि ये स्विमिंग पूल जैसा है, बट ये स्विमिंग पूल जैसा नहीं लग रहा है। ये किसी एक और इसके नीचे और भी मिल सकते हैं, ये कुछ दरबार टाइप ही या फिर एक छोटा सा कक्ष हो सकता है जो कि आम जनों से ये दूर रखा गया होगा। एक कह सकते हैं कि गुप्त महल या फिर गुप्त दरवाज़ा टाइप इससे कहा जा सकता है। मगर अगर ये आकार को देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो खिड़कियां बनी हुई हैं और जहां मैं अंदर गया था ऐसा है, ये चीज़ है, ये अभी खुदाई चली रही है। ये देख सकते हैं ये भी एक मंदिर है, ये बौद्ध प्रचलित जैसी एक मंदिर दिख रही है, मगर वो है या नहीं। और इनके पीछे ये भी एक मंदिर है, अभी एक काली मंदिर है या शिव मंदिर है ये तो मुझे नहीं पता। और इसके स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इसका रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। और एक ये मंदिर है, ये जितने भी दिख रहे होंगे ना, ये और ये सभी की सभी मंदिरें हैं। और मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे खुदाई चली रही है। यहाँ पे कुछ न तो कुछ अभी भी मिल ही रहा है। तो ये है एक मंदिर, एक वो मंदिर जिसके बारे में बता रहा था कि ASI अभी 6-7 महीना पहले ही फिर से एक नया किला इन्वेंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ASI काम कर ही रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि
अभी आनी बाकी है, जो कि धरती के नीचे, ज़मीन के नीचे दबी हुई है। ये वो महल है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही इसको खुदाई हुआ था, तो ये चीज़ें प्राप्त हुई है। जैसा कि देख सकते होंगे कि इसमें और भी पत्थरें जोड़ी गई हैं ताकि ये पूरी तरीके से पता चल सके ये आखिर कैसा था। ये चीज़ें थी जो कि ज़मीन के अंदर छुपी हुई थी। ये सिपाहियों के रहने का रूम जैसा लग रहा है, या फिर जो दरबार होंगे उन सभी का ये कक्ष लग रहा है, रूम लग रहा है। आप इसकी बनावटी को देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से है। ये एक एक रूम जैसा लग रहा है, और ये सभी रूम एक दूसरे से ना जॉइंटेड है, जॉइंट है। ये तो रूम जैसा ही लग रहा है, ये कोई दरबार नहीं है, ये रूम जैसा ही है। या फिर ये यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न तो कुछ होता ही होगा। और ये लंबा सा कॉरिडोर है इनका। ये जो छुपी हुई थी, मैं इसको दिखाना चाह रहा था आपको। और ये आप जरूर आए यहाँ पे, और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है आपका पत्थर से बना हुआ शिवलिंग, जैसा कि आप देख सकते होंगे। और ये चारों तरफ से इसे संरक्षित किया गया है, क्योंकि ये सभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पुरातात्विक तरीके से देखते हैं, प्री हिस्टोरिक। अब ये तो नवरत्नगढ़ में पाया गया है, तो इसे कह सकते हैं कि ये 16वीं शताब्दी में बनी होगी। ये तो होगी शिवलिंग जो आपने देखा अभी, और एक है जो बड़े से पत्थर में गणेश जी की, गणेश भगवान की मूर्ति का आकार दिया गया है। और ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, ये कितना समृद्ध है, समृद्ध था, अभी भी है। और इस तरीके के चीज़ों को हम लोगों को संरक्षित करना है। और ये है गणेश भगवान का मूर्ति, जो कि पत्थरों से तराशा गया है, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये है, और हमें जाना है वहाँ पे, इसका हाईएस्ट पॉइंट। ये है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जिसके बारे में बता रहा था कि यहाँ की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये चारों तरफ पत्थर से घिरी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बीच में आपका नवरत्नगढ़ का किला है, जो कि आपको दिख रहा हो। ये है नवरत्नगढ़ का किला, और ये है इसकी एलिवेशन। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर, यहाँ से लोग रखते थे निगरानी, मतलब कि यहाँ के जो सिपाही रहते थे वो रखते थे सीधा निगरानी, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ दिख जाती है कि कहाँ से दुश्मन आ रहा होगा और कहाँ से नहीं। आप ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो यहाँ की कहानियाँ बहुत मशहूर होती हैं। कहानियों में सच्चाई हो या ना हो वो विषय नहीं रहता, बट कहानियाँ ही इस जगह को मशहूर करने में एक मददगार साबित होती हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि वो रानी का तालाब है, तो अभी यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं, मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि इस तालाब में 3 नारियल, सोने का नारियल को गाड़ा गया है। ये गांव वालों की कहानी है। अब वो जो कहानी बनाया होगा, जिसने ही बनाया होगा, जो सच्चाई होगी क्या नहीं होगी वो बात की बात है, जिसने ही बनाया होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती ही रहती है ना। और कहानी की जो सच्चाई होती है वो कहीं ना तो कहीं छुप सी जाती है।
ठीक है। अगर 3 नारियल डाला गया है सोना का, मैं मान के चल रहा हूँ डाला भी गया होगा, अभी नहीं भी डाला गया होगा, लेकिन कहानियाँ होती ही हैं ऐसी कि जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके अच्छी लगे। तो ये था नौरतनगढ़, जो कि गुमला ज़िले में स्थित है। गुमला ज़िले के सिसई प्रखंड में ये स्थित है। आप सभी आएँ और यहाँ पे 12 महीनों में से किसी भी महीना में आ सकते हैं आप। और ख़ासकर कि अगर मोस्ट प्रीफर अगर कोई मंथ होगा तो वो है आपका बरसात के बाद, या फिर बरसात से ही शुरुआत से लेकर के जुलाई टू मार्च तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ से सीख करके जाइएगा, बहुत कुछ सीख करके जाइएगा कि किस तरीके से पहले के ज़माने में किस तरीके से बिल्डिंग्स यूज़ होते थे और उनकी क्या शैली थी, किस प्रकार से शैली थी, राजा महाराजा किस तरीके से राज करते थे। हर चीज़ उनको आपको समझ में आएगा यहाँ के बारे में। मैं यही आशा करता हूँ कि आप तो मेरे वीडियो को देख करके यहाँ पे आएँ, और जितने भी लोग आएंगे कमेंट जरूर कीजिए कि हमने वहाँ पे गया था और मुझे ऐसा लगा। मैं यहाँ बस आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं दीपक, थैंक यू।